वीरांगना के जो रिजल्ट आपने देखे हैं, आपने 18,000 लोगों से स्टार पर बनना है या 18 लोगों से बनना है, ये आप पे डिपेंड करता है। अगर आप 18 लोगों से बनना चाहते हैं तो वीर और वीरांगना आपके लिए बहुत बड़ा विकल्प है। आप लेके आइए, आप खुद करिए। विजनी ने खुद किया तभी 18 लोग हो पाए और स्टार पर बन गए और हम राज होने जा रहे हैं इतने लोगों से। तो एक बार जोरदार क्लैपिंग। आप बस भर के लेके आए हैं तो आप रुक भी जा सकते हैं। एक बस भर के लेके आए हैं, अगर उस बस के सभी साथियों को बिना किसी देरी के आप वीर और वीरांगना तक पहुंचा दें तो आप कहाँ अमरावती जा सकते हैं, जा सकते हैं। और आज वी आर सो लकी, मैं बहुत सौभाग्यशाली हूँ कि आज ग्रेट अपलाइन न केवल बलवान देव सिंह, मेरे अपलाइन चाहे वो डॉक्टर सुरेंद्र बस है, चाहे विकेश कोठारी जी, उन सबकी ग्रेट अपलाइन माननीय श्री प्रहलाद जी, प्रहलाद राय जी हमारे बीच में है। एक बार जोरदार क्लैपिंग के लिए क्या तो ताली बजाएंगे, बिल्कुल ना बजाएं, ये पता चल जाना चाहिए। बार-बार एक वर्ड यूज किया जा रहा था डॉक्टर साहब द्वारा कि बलवान देव सिंह जी। अगर आप इस बात से सहमत हैं तो आपकी तालियां ढीली नहीं होनी चाहिए। मैं अभी एक स्कूल में गया था और मेरी पहली वर्डिंग ये थी कि आज एक 57 साल का बच्चा आपके बीच में है और उस स्कूल का स्टूडेंट मेरा पोता था। उन्हें घर आके कहा, बाबा जी आपने ऐसे पापा बोलते हैं वो दादाजी की जगह, आपने ऐसी बात क्यों कही? मैंने कहा मैं 57 साल के बाद भी सीखना चाहता हूँ और जब तक कोई व्यक्ति सीखना चाहता है वो बच्चा होता है, बच्चा बन के सीखता है। आप भूल जाइएगा तो ये अगर आपके हाथों में दम है ये आपने पवनदीप जी ने कहा था कि जीतने वाले कोई अलग काम नहीं करते लेकिन हर काम को अलग ढंग से करते हैं। ये आपकी भिलवाड़ा आने की कोई साधारण यात्रा नहीं है। इस यात्रा के बाद आपकी आने वाली पीढ़ी, आने वाली संतानों का भविष्य बदलना चाहते हैं तो आपको जानना पड़ेगा, आपको तालियां बजानी पड़ेगी, आपको जागरूक रहना पड़ेगा, आपको एक एक बात को नोट करना पड़ेगा और वो दिल में उतारनी पड़ेगी, उस पर एग्जीक्यूशन करना पड़ेगा। ये कोई साधारण यात्रा नहीं है। आप किसी भीड़ में बैठे और आ गए और चले गए और आपके का यात्रा करो, सो जाओगे, जीवन भर सोने नहीं देगी ये यात्रा। ये यात्रा आपको याद दिलाएगी कि तेरा इस पृथ्वी पर आने का मकसद क्या है, भिलवाड़ा जाने का मकसद क्या है, यहाँ लोग कैसे मिले हैं। आप कोई साधारण जगह पे नहीं बैठे हैं, क्यों यात्रा में नहीं है तो दो को धक्का दिया और ले आए। आप अपनी मर्जी से यहाँ आए हैं और जब मर्जी से आए हैं वो गाना नहीं कुछ करके जाएंगे या मर के जाएंगे, झोली भर के जाएंगे। तो यहाँ से जो आज कुछ मिलने वाला है, जो मेरी ग्रेट अपलाइन है, जिनकी विनम्रता जो न केवल एक ग्रेट अपलाइन है बल्कि आज के जो यूईएस सिस्टम आप देखते हैं जिसकी ताकत एक एजुकेशन सिस्टम के रूप में है, जो हमारा भविष्य है, जिसमें वो सारी चीजें मौजूद हैं कि डायमंड कैसे बना जाता है, उस डायमंड की स्पीच वहाँ पे है। आपको सिर्फ बेसिक चाहिए, उनकी स्पीच वहाँ पे है। आप हर चीज मैं तुलना करता हूँ 21 किलो से 21 हमारे नियम है, बिगनर से लेकर डायमंड तक 21 पायदान है और हमारे पास चलने के लिए 6 बेसिक 8 कोर स्टेप 7 कार्डिनल रूल है, वो सारे उसके ऊपर है, सारा सिलेबस उसमें है। बस आपको जागते रहना पड़ेगा। अगर आप 15-20 मिनट आधा घंटा वो बोलते घंटों नहीं बोल पाएंगे लेकिन उनका एक एक शब्द कहते हैं एक व्यक्ति को 10 मिनट सुन लो, कई किताबों के बराबर पढ़ाई कर ली। आप ये 10 मिनट आपकी जागना, एक बार आपकी तालियां मुझे बता दें कि आप जाग रहे और मैं बिना विलंब के बुलाना चाहूंगा और जब बोलते हैं तो कमाल करते हैं। तो तालियां इसी तरह से हो जाए कि आपका भी आज सुन के आपकी साधारण
माननीय श्री प्रहलाद राय जी मेघवाल सिंह। आज महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, हरियाणा, लगभग पूरे इंडिया से यहाँ टीम हो रहा है। यहाँ आज आर्ट्स वर्ल्ड में पूरा भारत का प्रतिनिधित्व है और मैं यहाँ का भिलवाड़ा का होने के नाते आप सभी का भिलवाड़ा आर्ट्स वर्ल्ड में आपका बहुत बहुत स्वागत कर रहा हूँ। आप भिलवाड़ा की जब धरती पे आते हैं आप, तो यहाँ का कण कण, आर्ट्स वर्ल्ड का कण कण, जर्रा जर्रा ये चीख चीख के बोलता है कि मैं तुम्हें कामयाब बनाने के लिए बना हूँ। लोग भिलवाड़ा आर्ट्स वर्ल्ड की इस पावन धरती पर लोग मिट्टी ले जाते हैं, जब यहाँ आते हैं तो माथा टेकते हैं। जिस तरीके से हमारे घर में गंगा जल और गंगा माटी की पूजा करते हैं, ठीक उसी तरीके से लोग आर्ट्स वर्ल्ड की माटी की पूजा करते हैं, क्योंकि ये जो यहाँ की जमीन, यहाँ की मिट्टी है वो आम आदमी को खास बनाती है। मैं आज ज़्यादा आपको कोई मोटिवेट नहीं करूँगा, क्योंकि कहते हैं कि दुनिया में हमेशा दो तरह के लोग होते हैं। एक वो लोग जो कामयाबी की मानसिकता वाले, और दूसरे वो लोग जो कि कॉमन मैन। कॉमन मैन हमेशा एक दूसरे की कमियां देखता है, क्यों नहीं हो सकता इस पे बात करता है, हमेशा एक दूसरे की कमियां देखता है, बुराइयां देखता है, ये कैसे उस पर बात करता है। लेकिन कामयाब आदमी हमेशा जिम्मेदारी लेता है, रेस्पॉन्सिबिलिटी लेता है और ठेका लेता है, वो ठेकेदार बनता है, इसीलिए वो कामयाब बनता है। और यहाँ जितने भी लोग बैठे हैं वो सारे के सारे कामयाब लोग हैं। कितने लोग ऐसे थे जो पहली बार देख रहे मेरे को, मैं बड़ा गलतफहमी में था कि लोग मेरे को काफ़ी जानते हैं। देखिए कि छोटा सा परिचय, भिलवाड़ा जिले के एक छोटे से गांव से यहीं से बिलोंग करता हूँ। लगभग भिलवाड़ा से लगभग 40 किलोमीटर दूर मेरा गांव है। कक्षा 5 तक गांव में पढ़ा, उसके बाद भिलवाड़ा आया। क्लास 10 तक मैंने पढ़ाई की। 10 के बाद में मैंने बीकॉम किया, लेकिन प्राइवेट बीकॉम किया। बीकॉम करते करते सन 1990 में मैंने लाइब्रेरी का डिप्लोमा किया। थर्ड ग्रेड में मेरी पोस्टिंग हुई जयपुर, लेकिन मैंने वो ज्वाइन नहीं की गवर्नमेंट को, क्योंकि मैं जब लाइब्रेरी का डिप्लोमा कर रहा था तो ये एक बात में बड़ा प्रभावित किया, इसलिए मेरी जिंदगी बदल के रख दी। जो एक प्रिंसिपल थे, उस प्रिंसिपल सबके एक बात कि कोई भी व्यक्ति 35 से 40 साल की एज तक ही कोई नया काम कर सकता है।
40 साल 35 साल 40 साल की एज के बाद में उसके ऊपर लायबिलिटी आ जाती है कि अगर वो परिवार में बड़े बुजुर्ग होते हैं या तो बुजुर्ग हो जाते हैं या उनकी डेथ हो चुकी होती तो परिवार की जिम्मेदारी उस पर आ जाती है, कि सोशल लायबिलिटी आ जाती है, शादी हो जाती है, बच्चे बच्चे हो जाते हैं, बच्चे स्कूल जाने लग जाते हैं, तो परिवार की वो जिम्मेदारी भी आ जाती है उसके ऊपर। और जैसे जैसे एज बढ़ती है तो उसकी कार्य करने की क्षमता यानी कि वर्किंग एफिशिएंसी कम होती है, और जब वर्किंग एफिशिएंसी कम होती है तो इनकम भी कम होने लग जाती है। तो कोई भी व्यक्ति 40 साल की एज के बाद में व्यक्ति काम नहीं करता, 40 साल की एज तक उसने जो अपनी ब्रांड इमेज बनाई है 40 साल के बाद उसकी ब्रांड इमेज काम करती है, नहीं कि व्यक्ति काम करता है। जब इस बात से हुआ तो जो उससे पहले मैं यहाँ भिलवाड़ा में कपड़ा काटने का काम, कपड़ा समेटने का काम ये करता था, लेकिन जब मैं वापस आया, वापस आके मैंने मार्केटिंग ज्वाइन की, और मार्केटिंग में मैंने ज्वाइन की थी तो मार्केटिंग में मैंने 900 रुपये महीने से मैंने काम शुरू किया, और 2 साल के अंदर 900 रुपये से लेकर मैं 3500 रुपये की तनख्वाह पे 3500 रुपये की सैलरी में पहुँचा। और ठीक उसी समय मेरे पास लाइब्रेरी आई, और 3rd ग्रेड की 1990 में सैलरी हुआ करती थी 2100-2200 रुपये। मैंने कहा कि यहाँ से 2100-2200 रुपये के लिए हम भिलवाड़ा छोड़ के जयपुर जाएंगे, इससे बेटर है कि अपने को प्राइवेट जो है प्राइवेट जॉब है वो प्राइवेट जॉब ही करते रहना। वो क्यों सोचा? क्योंकि सरकारी नौकरी में आपकी जो सैलरी मिलती है वो आपकी क्वालिफिकेशन के हिसाब से मिलती है, और प्राइवेट सेक्टर में जो आपको इनकम मिलती है वो आपके टैलेंट और आपके डेडिकेशन और आपके काम करने की क्षमता के हिसाब से मिलती है। मेरे जीवन में आर्ट्स बिजनेस आया, और आर्ट्स बिजनेस को मैंने करना शुरू किया। वैसे तो मुझे 32 साल की एज में मिला, लेकिन मैंने सही तरीके से 2 साल बाद 34 साल की एज से काम करना शुरू किया। आज जो हम बात करते हैं, मैं आपको कोई भी मोटिवेशन देने के लिए नहीं आया हूँ, मैं आपको रियलिटी बताने के लिए आया हूँ। जब हम बात करते हैं कि आप किसी से भी बात करें तो आपके ड्रीम क्या है, आपके गोल क्या है, आप अपने ड्रीम पर बात करिए, लेकिन जितने भी हम बात करते हैं ड्रीम की, वो वास्तव में हमारे ड्रीम नहीं, वास्तव में हमारी आवश्यकताएं हैं। आज हम बात करें कि हमारे को घर चाहिए, गाड़ी चाहिए, बच्चों की अच्छी पढ़ाई के लिए चाहिए, अच्छा सा मकान चाहिए, ये सब चीज़ें हमारी आवश्यकताएं हैं, ये ड्रीम नहीं है। सब सही है नहीं? कोई भी व्यक्ति ये नहीं चाहता कि उसका बच्चा पढ़े नहीं, चाहता है क्या कोई? नहीं चाहता। आज मैंने सरकारी स्कूल में पढ़ाई की, लेकिन जब आज मेरा बेटा बॉम्बे पढ़ रहा है तो लगभग 50,000 से 70,000 रुपये महीने का उसका खर्चा है। वहाँ मकान जो है कि 5 पार्टनर ने मिलकर ले रखा, तब 50,000 रुपये किराया सामान देने का, 10,000 15,000 उसका लाइट का बिल आता है, ऐसी। तो ये सब हमारी आवश्यकताएं हैं, हमारे ड्रीम नहीं है सब। लेकिन हम समझौता करने की वजह से हमारे पास उन चीज़ों को पा नहीं सकते। हमारे पास ऐसा प्लेटफॉर्म नहीं है। प्लेटफॉर्म भी क्यों नहीं है? क्योंकि हमारे जो बुजुर्ग, हमारे माता पिता या हम सब खेती करने वाले बैकग्राउंड से हैं या नौकरी करने वाले बैकग्राउंड से हैं, तो हमारा जो DNA है वो नौकरी का DNA है, खेती करने का DNA है। हमने कभी बिजनेस किया नहीं, इसलिए हमारे पास बिजनेस मेंटेलिटी का DNA नहीं है। कोई, मैं एक बात कहता हूँ कि हो सकता है कि आप आर्ट्स बिजनेस ज्वाइन किया, आप 1 साल 2 साल 3 साल में भी रॉयल्टी एचओर नहीं बने, 5 साल में भी आप रॉयल्टी एचओर नहीं बने, 10 साल में आप टेक्निकल एचओर नहीं बने, लेकिन आप अगर इसके साथ जुड़े रहेंगे तो आपके नहीं, लेकिन आपकी आने वाली पीढ़ियों के DNA में बिजनेस मेंटेलिटी आ जाएगी। तो आप कामयाब हुए या नहीं हुए, लेकिन आपके आने वाले औलादे हैं जो बच्चे, उनको कामयाब हुए। ये सब रियलिटी है हमारे पास, और मोटिवेशन नहीं। मैं आपको रियलिटी बताने है। और पहला मोटिवेशनल स्पीच जो है, कहते हैं कि महाभारत के युद्ध में भगवान श्री कृष्ण ने जब गीता का उपदेश दिया था उस समय दिया, और भगवान श्री कृष्ण ने उनको ये मोटिवेशन नहीं दिया कि अर्जुन तू बड़ा धनुर्धर है, तू सबको मार सकता है, तू अकेला युद्ध लड़ सकता है, तू ऐसा कर सकता है, या इन्होंने तुम्हारे साथ क्या किया, द्रौपदी का किस तरह से उन्होंने चीर हरण किया, तुम्हारे को किस तरीके से वनवास दिया, वो सब किस तरह से जुए में हराया। उन्होंने ये बातें नहीं की, उन्होंने कहा, रियलिटी बताई कि ये आत्मा अजर और अमर है, दुनिया में जो भी आया उसको मरना जरूर है, और तुम्हारे को धर्म की स्थापना के लिए युद्ध करना है। तो धर्म की स्थापना के लिए युद्ध करना है। तो उन्होंने ये रियलिटी बताई। मैं भी आपको आज इस बिजनेस में रियलिटी बताऊंगा कि ये नहीं कि मोटिवेट नहीं करूंगा कि आप इतने मोटिवेट हो जाइए करें।
ये जितनी भी हमारी आवश्यकताएं, ये हमारी रियलिटी है। तो क्योंकि जब मोटिवेशन होता है किसी भी इंजन में, आप जब डीजी चालू करते हैं, गाड़ी में पेट्रोल डालते हैं, तो गाड़ी में जितना पेट्रोल होगा उतना ही चलेगा था, वो चलने के बाद गाड़ी नहीं चलेगी। तो क्या है कि अगर आप मोटिवेशन जो है कि उधार का मोटिवेशन ज़्यादा तक चलेगा नहीं, वो खत्म होने के बाद नहीं। तो हम इस बिजनेस में आते हैं टाइम फ्रीडम के लिए, हम इस बिजनेस में आते हैं फाइनेंशियल फ्रीडम के लिए, हम इस बिजनेस में आते हैं सिक्योरिटी के लिए। आज हम बात करें कि जैसे कि हर व्यक्ति 100 साल जीना चाहता है साहब, 100 साल जीना है, हर आदमी खुशी रहना चाहता है। और जब 100 साल जीना चाहता है, लेकिन भारत के आंकड़े जब बात करते हैं तो कि एवरेज एज 65 साल की है। जब कोई 35-40 साल की एज में मर जाता है, 20-25 साल की एज में मर जाता है, हम क्या कहते हैं एक कच्ची उम्र में मर गया, कच्ची गली में चला गया। जब 60-65 की एवरेज में मरता है तो हम कहते हैं यार चलो ठीक, इन्होंने दुनिया देखी है, इन्होंने दुनिया देखी है। और मैं कहता हूँ कि अगर जब हर आदमी स्वस्थ रहना चाहता है, 100 साल की ज़िंदगी जीना चाहता है, अगर आरसीएम के प्रोडक्ट को 100% यूज करे और जो न्यूट्रिशन के जो प्रोडक्ट है अगर इनको डेली लेता रहे, तो कम से कम 10 से 12 साल तो उसकी उम्र बढ़ जाती है। इस जहाँ अभी बात करूँ मैं कि जहाँ फाउंडर वीर क्लब और वीरांगना क्लब की बात हो रही, एक सिंपल लाइन में आपको ये बता देता हूँ कि हमारी टीम में इतने सारे लोग हैं, हमारा बिजनेस बड़ा इजी है सर, बहुत सिंपल बिजनेस है। तो हमारे पास इनकमिंग बहुत है, क्योंकि किसी को पैसा लगता नहीं, कुछ नहीं, इनकमिंग बहुत है। अगर इस बिजनेस में लोगों को टिका के रखना है या लोगों को अगर आगे बढ़ाना है, तो किसी न किसी क्लब में शामिल करवा दीजिए। क्लब का कि जब कोई भी गवर्नमेंट जॉब व्यक्ति वाला होता है और गवर्नमेंट जॉब, पति और पत्नी दोनों गवर्नमेंट जॉब में हैं, तो बच्चों के लिए किसी आया को रखते हैं या उसको किसी बोर्डिंग स्कूल में डालते हैं बच्चों को। बोर्डिंग स्कूल में क्यों डालते हैं बच्चों को, कोई बता पाएगा? उनके पास टाइम नहीं होता, और क्योंकि अगर वो घर पे रहेंगे तो पता नहीं, आजकल इंटरनेट का ज़माना है, यूट्यूब पे पता नहीं क्या क्या चीज़ें देखेंगे, गलत संगत में पड़ेंगे, क्या क्या देखेंगे। इसलिए वो बच्चों को अच्छे संस्कार डालने के लिए, ताकि ये बड़ा होकर हमारा नाम खराब नहीं करे, अच्छे संस्कार डालने के लिए वो किसी बोर्डिंग स्कूल में डालते हैं। ठीक इसी तरीके से जब हमारे इतने सारे डिस्ट्रीब्यूटर अगर हम उनको डुप्लीकेट नहीं कर पा रहे हैं, उनको समझा नहीं पा रहे हैं, तो आप किसी न किसी फाउंडर वीर क्लब में या फाउंडर वीरांगना क्लब में या किसी क्लब में शामिल करवा दीजिए, ताकि वहाँ जाके उनको अच्छे संस्कार डाल देंगे, उनको अच्छा कामयाब बनाएंगे। तो हम खुशियों के लिए आते हैं इसमें। फिर इस व्यक्ति जब कोई भी आता है इस बिजनेस में, वो क्या आता है, एक होप लेके आता है, आशा लेके आता है, इस बिजनेस को देखता है, प्लान देखता है कि रॉयल्टी की इनकम ये होती है। रॉयल्टी जो है सिर्फ 3 तरह के लोगों को मिलती है। जब मैं इस बिजनेस में काम करूंगा तो मेरे को रॉयल्टी एजेंट बनूंगा, टेक्निकल एजेंट बनूंगा, मेरे पास पैसिव इनकम आएगी। एक आशा लेके आता है कि मैं इस बिजनेस में कोई रॉयल्टी एजेंट बनूंगा या टेक्निकल एजेंट बनूंगा। साहब सही या गलत है? वो आशा लेके आता है इस बिजनेस की वजह से मैं मेरे बच्चों की अच्छी एजुकेशन दिला पाऊंगा, मेरी लड़की की अच्छी शादी करवा पाऊंगा, मैं अच्छा सा घर बना पाऊंगा या अच्छी सी गाड़ी ले पाऊंगा। इस तरह से आशा में लेके आता, आशा लेके आता वो। और जब तक उसकी आशा अगर उसके विश्वास में नहीं बदलती, जो उस होप लेके आया, उस होप जो है कि उसका बिलीव में कन्वर्ट नहीं होता, जब बिलीव में कन्वर्ट नहीं होता तो इस बिजनेस को क्विट कर देता। लेकिन अगर किसी व्यक्ति को जो आशा लेके आया, उस आशा के ऊपर जब उसको विश्वास हो जाता है तो इस बिजनेस में वो टिक जाता है। उसको लगता है, कहते हैं एक आदमी को जीने के लिए हवा, पानी और खाना यही चाहिए ना सर, या और कोई चाहिए? जीने के लिए क्या चाहिए एक व्यक्ति को? हेलो, एक व्यक्ति को जीने के लिए क्या चाहिए? आप हवा, पानी और खाने से भी ज़्यादा जरूरी है कि एक व्यक्ति को आशा होनी चाहिए, होप होनी चाहिए कि मैं कुछ कर सकता हूँ। अगर होप नहीं है तो व्यक्ति जीता हुआ भी मुद्दे के समान है, इसी वो आशा के साथ आता है। देन जब उसका विश्वास हो जाता है तो इसमें टिक जाता है, और जब टिक जाता है देन
धीरे धीरे जब उसको बिलीव हो जाता है, इसमें टिक जाता है, विश्वास हो जाता है, जब उसका विश्वास आस्था में बदलने लग जाता है, फेथ आ जाता है उसको कि यस अब मेरा ये काम होके रहेगा, तो वो इस बिजनेस का टेक्निकल एग्जीक्यूटिव बन जाता है, रूबी बन जाता है, बंगाल बन जाता है, स्टार बंगाल बन जाता है। तो कोई भी व्यक्ति देखिए कि आशा, विश्वास और आस्था ये इसके ऊपर काम करता है। और जब हम इस बिजनेस में लोगों को लेके आते हैं, हमें करना क्या होता है? पहला काम क्या करना होता है कि जब हम इस बिजनेस को ज्वाइन करते हैं, शुरुआत करते हैं, सबसे पहला काम है कि हमें बहुत सारे लोगों को स्पॉन्सर करना है। इसी तरह से जब अपलाइन बोलता है कि यार आपको सिर्फ बेसिक पे काम करो, प्रोडक्ट यूज करो, बहुत सारे लोगों की लिस्टें बनाओ, हमारे साथ होम मीटिंग करो, साथ साथ में कुछ और बाहर की लिस्टें कहें वहाँ जाओ, वीकली मीटिंग करो, तुम इस तरीके से बात शुरुआत में करना क्या होता है? बहुत सारे लोगों को इसमें लाना होता है। सही या गलत है? बहुत सारे लोगों को लाना होता है। और देन दूसरा काम क्या करना है? उन लोगों में से ऐसे लोगों को पहचानना, उस भीड़ में से या उस लोगों में से जो बहुत सारे लोग आए उनमें से ऐसे लोगों को पहचानना जो कि सीरियसली कुछ काम करना चाहते हैं, जो अपने में बदलाव लाना चाहते हैं, जो कमिटेड लोग हैं, ऐसे लोगों को पहचानना। आप सब्जी लेने जाते हैं तो भी टमाटर को देख देख के लेते हैं, मिर्ची छांट के लेते हैं। ऐसे लोगों को पहचानना जो कि वास्तव में कुछ बड़ा करना चाहते हैं। और तीसरा काम क्या है कि जो ऐसे लोग जिनको हमने पहचाना, उनकी स्किल को डेवलपमेंट करना, उनको अपडेट करना। अगर हम ये 3 काम करते हैं तो हम इस बिजनेस में बड़ी कामयाबी हासिल कर लेते हैं। कुछ लोग बोलते हैं कि सिर्फ ज्ञान होने से काम, नॉलेज। अगर आपके पास नॉलेज है तो नॉलेज है या सिर्फ आपका आधा चक्का चल रहा है, पूरा चक्का नहीं चल रहा है। क्योंकि नॉलेज जो है आपके पास, नॉलेज है, आपकी प्रोडक्ट का नॉलेज है आपके पास, प्लान दिखाने का नॉलेज है आपके पास, प्लान प्रेजेंटेशन का नॉलेज, कम्युनिकेशन, लोगों से बात कैसे करनी इसका नॉलेज है, बेसिक जानते हैं, कोर कार्डिनल, सारे ऐसे चीज़ों को जानते हैं। इन सारी चीज़ों का नॉलेज है, लेकिन सिर्फ आप नॉलेज है सिर्फ आपके पास तो सिर्फ आपका चक्का जो है वो आधा चलता है। आपने देखा ना पहले जब कोयले वाला जाता था तो उसको जो ज़्यादा था आधा घूमता था, तो सिर्फ आपका आधा चक्का चलता है। लेकिन ये सिर्फ अगर करना है तो कर्म करना पड़ेगा। जो आपके पास नॉलेज है ना, जो ज्ञान है, उस ज्ञान को कर्म में बदलना पड़ेगा। जब तक उस ज्ञान को आप कर्म में नहीं बदलेंगे तब तक आप बड़ा काम नहीं कर पाएंगे। उस ज्ञान को जो है कि कर्म में बदलना पड़ेगा। कर्म क्या है? हमारे को प्रोडक्ट की अच्छी नॉलेज है तो प्रोडक्ट के बारे में लोगों से बात करनी पड़ेगी। प्लान हम अच्छा दिखा सकते हैं तो प्लान के बारे में लोगों से बताना पड़ेगा लोगों को। तो ये जब तक केवल अगर ज्ञान आपके पास सब है, या जितने भी लोग बैठे हैं सबके पास ज्ञान है, और इसीलिए हम कहते हैं कि डेली मिनिमम 1 प्लान डेली, मिनिमम 1 प्लान डेली। आप मिनिमम रोज 1 प्लान रोज दिखाइए। ये सब जानते हैं प्लान दिखाना, लेकिन नहीं दिखा। नॉलेज है लेकिन हम उसको कर्म में रूपांतरित नहीं कर पा रहे। सफलता तभी मिलेगी जब हम डेली वर्किंग करेंगे, उस नॉलेज जो हमारे पास, उस नॉलेज का हम उपयोग करेंगे। तब जब तक ज्ञान और कर्म नहीं मिलेगा, जब तक आपका सिर्फ पूरा चक्का नहीं घूमेगा। तो हमें ज्ञान और कर्म जो है कि इसका हमारे को कॉम्बिनेशन बिठाना है, तभी जाके हम बड़ी कामयाबी मिल पाएगी। अब हम बात करते हैं कि 80% सिस्टम का यूज। हमें सिस्टम क्या है? 80% सिस्टम का यूज, 20% अपने खुद का एफर्ट। सिस्टम क्या है? 6 बेसिक, 100% प्रोडक्ट यूज, मेक ए लिस्ट, ड्रीम एंड प्रोस्पेक्ट। ये जो 6 बेसिक है इनको हमारे को फॉलो करना, हमेशा इन 6 बेसिक को फॉलो करना, प्लस 8 कोर स्टेप है इसको फॉलो करना, देन 7 कार्डिनल रूल्स है इसको हमारे को फॉलो। ये जो है ये हमारा सिस्टम है, बेसिक है। और अगर हम जब किसी भी कोई भी व्यक्ति देखिए कि मैं एक बहुत बड़े फर्म बिलीव के साथ बोल रहा हूँ, अगर किसी भी रॉयल्टी एचओ या किसी भी टेक्निकल एचओ के ग्रुप में अगर 100 लोग और हैं तो आने वाले 5 साल में वो डायमंड बनेगा। अगर 100 लोग सिर्फ कोर स्टेप को फॉलो करते हैं, 100 लोग सिर्फ कोर स्टेप को फॉलो करते हैं तो मिनिमम आने वाले 5 साल में वो डायमंड बनेगा। ये है काम इतने सरल है, इसलिए उसको करना कठिन लगता है। बाकी आरसीएम बिजनेस में या डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्रीज में इस 21 नियम के अलावा कोई 22वां नियम नहीं है। जो व्यक्ति इस 21 नियम को फॉलो करेगा वो ऑटोमेटिक डायमंड बनाता है। अब जब हम जो हमारे पास नॉलेज है, सही ज्ञान के साथ सही समय पर हम कर्म करेंगे तभी जाके हमारे को कामयाबी मिलेगी। लेकिन मैं एक बात बोलता हूँ, बिजनेस बड़ा सिंपल है। आरसीएम बिजनेस इतना सिंपल बिजनेस है, इसमें करना क्या है?
हम यही तो करते हैं यार कि बाजार के प्रोडक्ट नहीं देते, हम आरसी के प्रोडक्ट लेते हैं, सिर्फ आपको दुकान चेंज करनी है, इसके अलावा कुछ नहीं करना। सिंपल सा बिजनेस है, इसके लिए कुछ करना नहीं होता। हर व्यक्ति, ज्वाइन होने वाला व्यक्ति, चाहे वो बीमार हो, चाहे बेकार हो, चाहे बेरोजगार हो, उसको नमक, हल्दी, मिर्ची, धनिया, साबुन सब चाहिए। अगर वो आर्थिक नहीं करता तो ये सामान चाहिए उसको। सिंपल सा बिजनेस है। अगर हर व्यक्ति अगर इन सामानों का यूज भी करे तो 2 से 2,500 तो ऑटोमेटिक 100 रुपये होता है। लेकिन जब हम परचेज देखते हैं तो एवरेज बिजनेस आता है 600 रुपये, 700 रुपये। आखिर भाई ऐसा है, बिजनेस बड़ा सिंपल है, सिंपल भी है बिजनेस, बड़ा सिंपल है, लेकिन बहुत बड़ा बिजनेस है। इतनी बड़ी इंडस्ट्री जिसकी हम कभी कल्पना नहीं कर सकते। लोग लाखों रुपए, हजारों करोड़ रुपए लगा के भी इतनी बड़ी इंडस्ट्री खड़ी नहीं कर सकते हैं। इतनी बड़ी इंडस्ट्री, बिग बिजनेस है ना। और बिग बिजनेस के अलावा साइंटिफिक है ये। साइंटिफिक कैसे कि एक तरफ आपका है कि 3,50,000 होगा, एक तरफ 70,000 होगा, आपका लीडरशिप होगा, स्टार एचएफ बनेगा। एक तरफ अगर 3.5 लाख का बिजनेस है और एक तरफ अगर 1,15,000 है तो आपकी रॉयल्टी। बिल्कुल साइंटिफिक बिजनेस में कहीं कोई लेखुना नहीं है। कोई भी व्यक्ति जाके बात करे तो हाँ यार ऐसा होने से ऐसा होता है, तो साइंटिफिक बिजनेस है ये। देन साइंटिफिक के अलावा बट नॉट इजी। इजी क्यों नहीं है? ये सिंपल है, सरल है, इसलिए लोग इसको फॉलो नहीं करते। लोग अपने प्रोडक्ट को 100% प्रोडक्ट यूज नहीं कर पाते। सिंपल सा है, तो ये बड़ा बिजनेस है, सिंपल है पर नॉट इजी है सभी बिजनेस। देन हमारा किस तरह का हम विजन के साथ हम काम कर रहे हैं। अगर हम जब इसको सिंपल कैसे, एक सफलता के लिए कुछ एक व्यक्ति ज्वाइन करे और ज्वाइन करने के बाद में 2 महीने बाद टारगेट ले कि यार मैंने अभी ज्वाइन किया, 2 महीने बाद मुझे बिगनर बनना है। बिगनर बनने के लिए क्या करना है? 5 लोगों के साथ में उनकी लिस्ट बिल्ड करवाई, 5 लोगों के साथ में 2-2 अगर 5-5 के 5 लोगों घर को होम मीटिंग की तो 20,000 का बिजनेस वैसे हो जाता है। लेकिन जब हम इस सिस्टम को फॉलो नहीं करते हैं, हम एक कहावत है कि आप हर महीने अगले महीने अगले पायदान पर, अगले महीने अगले पायदान पर। एक व्यक्ति अगर शुरू से 6 बेसिक पे काम करता है तो नेक्स्ट मंथ में जिसने आज ज्वाइन किया वो अगले महीने में बिगनर बन जाता है, अगले महीने में बिगनर बन जाता है अगर बेसिक पे अगर काम करता है। लेकिन ये जो है कि हमारे पास संख्या इतनी ज़्यादा आती है कि उनको बेसिक के बारे में बात ही नहीं कर पाते। हम उसको ये नहीं कर पाते हैं, उसके घर पे बैठ के ये इसलिए बनाते हैं कि तेरे घर में आरसी में यूज होने वाले जो प्रोडक्ट है वो कितने रुपए के प्रोडक्ट यूज होते हैं, तेरे घर में नमक कितना लगता है, हल्दी कितनी लगती है, मिर्ची कितनी लगती है, चाय की पत्ती कितनी लगती है, तुम्हारे बच्चों को साथ कौन सा प्रोडक्ट लेके आते हो, होल्डिंग्स लेके आते हो, बोनविटा लेके आते हो, उसकी जगह पर तुम इसका जो दूसरा किट्स आता है वो किट्स लिए। छोटे बच्चे हैं तो ये किट्स लीजिए, अगर बड़े बुजुर्ग हैं तो उनके साथ में अगर घुटनों में प्रॉब्लम है तो आपको क्या देना है। तो ये सारी चीजें हम तय नहीं कर पाते, उससे बता ही नहीं पाते, उसको हम लोग यूज नहीं कर पाते हैं, उनको आइडेंटिफाई नहीं कर पाते हैं। कोई इस बिजनेस में क्यों आया, प्रोडक्ट को यूज करने के लिए आया, हेल्थ के लिए आया है, या कुछ बचत के लिए आया है, या पैसा कमाने के लिए आया है। लेकिन अगर कोई भी व्यक्ति जब ज्वाइन करता है, ज्वाइन करने के बाद में अगर उसको बेसिक से हम शुरुआत करते हैं तो अगले महीने उसका बिगनर हो जाता है। और जब किसी भी काम को जब सही समय पे हम नहीं करते हैं, 2 महीने 6 महीने 1 साल 2 साल बाद जब हम ये करते हैं तो फिर उसमें क्या होता है कि लोग हमारे को हंसने लग जाते हैं, लोग हमारे को ये बात करने लगते हैं। तो हमें सही काम को सही समय पे करना है, यानी कि शुरुआत से जाके हमारे को एक दिनों का हमें तैयार करना है। अब हम बात करते हैं कि इस बिजनेस में जो भी आता है डायमंड बनने के लिए आता है, सही जगह डायमंड बनने के लिए आता है। जब हम बात करते हैं डायमंड बनने की तो आप जरा एक बार अपने आप को विजुअलाइज करिए कि मुझे डायमंड बनना है। लेकिन आप सोचें कि क्या मैं डायमंड जैसा बनना है, डायमंड का जिस तरह से ड्रेस कोड है, क्या मैं उस ड्रेस कोड को फॉलो कर रहा हूँ? डायमंड एक जैसा सोचता है, क्या मैं वैसा सोच रहा हूँ? डायमंड जिस तरह की जिम्मेदारी लेता है, क्या मैं उस तरह की जिम्मेदारी ले रहा हूँ? डायमंड जिस तरह की बात बोलता है, क्या मैं उस तरह की बात बोल रहा हूँ? डायमंड जिस तरह से पढ़ता है, क्या मैं उस तरह से मैं पढ़ रहा हूँ? कहते हैं कि जैसा हम देखेंगे, जैसा हम सोचेंगे, वैसा ही हम बनेंगे। हम जैसा देखते हैं, जैसा हम सोचते हैं, वैसा ही हम बनते हैं। और ये बिल्कुल सत्य है कि
मैंने जब यहाँ 10th की पढ़ाई की और 10th के बाद में इसी भिलवाड़े में मैंने माथे पे टोपला लेके मैंने सब्जियां बेची, पतंगे बेची। इस रोड के ऊपर मैंने कई कंपनियों पे काम किए, कई तरह के काम किए अभी मेरे से देखे, लेकिन एक बड़ा काम कुछ करना है। और जब मैंने लाइब्रेरी का डिप्लोमा किया, वहाँ से मेरी पूरी सोच बदली और मैंने पूरी लाइफ चेंज की वहाँ, क्योंकि उस समय कोई भी पॉजिटिव के कोई राइटर नहीं हुआ करते थे। उस समय सिर्फ 89-90 में सिर्फ स्वेट मार्टिन की बुक्स हुआ करती थी, बाकी कोई किताबें नहीं हुआ करती थी। और स्वेट मार्टिन को जब मैंने पढ़ा शुरुआत में, जिंदगी बदल गई। तो एक ही है कि अगर हम डायमंड बनना चाहते हैं तो डायमंड जैसा करता है वैसा हमें करना पड़ेगा। क्योंकि देखिए कि आप किसी डॉक्टर के पास जाते हैं, डॉक्टर आपको बीमारी को डायग्नोसिस करता है, डायग्नोसिस करके अगर आपको दवा लिखते और उस दवा को आप ले नहीं और साथ में रखते और उसको रोज देखते रहें तो आप क्या ठीक हो जाएंगे? उसको जेब में रख ले, आपके बॉडी के साथ वो टच होती रहती है, तो क्या आप ठीक हो जाएंगे? जब तक वो दवाई जो है आपके अंदर नहीं जाएगी जब तक आप ठीक नहीं होंगे। इस तरीके से पता तो आप सभी को है, सभी को पता है कि डायमंड बनने के लिए क्या करना है, सभी को पता है कि प्लान कैसे दिखाना है, सभी को पता है कि प्रोडक्ट की क्या नॉलेज है, लेकिन हम उसको करते नहीं। ये निर्णय आपका है कि आप डायमंड, क्योंकि दुनिया का अगर आप कामयाब नहीं होना चाहते हैं तो बड़े से बड़ा प्रोफेसर, बड़े से बड़ा प्रिंसिपल, बड़े से बड़ा नेता भी कोई भी आपको कामयाब नहीं बना सकता। और आप कामयाब होना चाहते हैं तो दुनिया की कोई ताकत नहीं है कि आपको कामयाब होने से रोक ले। ये सच है कि दुनिया में जिसने भी जन्म लिया उसको मरना आता है, लेकिन इसके बीच में क्या लिखना है वो कोरा कागज है, आपको अपनी तय यात्रा आपको लिखनी है। और डायमंड बनने की अगर मैं एक छोटी सी स्टोरी से बताऊं कि इस गर्ल्स के लाइफ साइकिल को समझो आप, कि एक लड़की पैदा होती है 13-14 साल के बाद में उसकी पीरियड आना शुरू होते हैं, कितना पेन होता है। अभी आपने ऐसे कि देखा होगा कि बहुत सारी लड़कियां सिर्फ पढ़ाई इसलिए छोड़ देती है कि वो इस पीरियड के दिनों से इतनी पीड़ा से स्कूल में जाकर शर्माने लग जाती है। और जब उसकी बड़ी होती है तो शादी होती है, शादी होने के बाद जब प्रेग्नेंट होती, जब बच्चा होता है तो बड़ा तकलीफ होती है। कहते हैं कि इतना दर्द होता है कि उतना दर्द को कोई सह नहीं पाता, लेकिन फिर भी वो बच्चे को जन्म देती है, इस दर्द को सहती है। क्यों सहती है? क्योंकि वो बच्चा पैदा होना ही उसके स्त्री का अस्तित्व को साबित करता है। वो अपने अस्तित्व को साबित करने के लिए इतना पेन सहती है। अगर आपको भी डायमंड बनना है तो इसी तरह का पेन आपको सहना पड़ेगा, तभी डायमंड बनना है। अगर आगे बढ़ना है तो आपको अपनी जिंदगी का खुद मालिक बनना पड़ेगा। आपको पूरी जिम्मेदारी लेनी होगी कि ऐसा नहीं कि वो कैसा कर लेगा और ऐसा कर लेगा। अगर बड़ा बनना है, कामयाब होना है, डायमंड बनना है तो अपनी जिंदगी की जो है पूरा मालिक बनना पड़ेगा और पूरी आपको जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी। आप ये देखें कि आप अपने समय को इधर उधर की बातें करके, इधर उधर करके उस समय को आप वेस्ट कर रहे हैं या इन्वेस्ट कर रहे हैं, क्योंकि समय के पास कोई समय नहीं है। समय के पास कोई समय नहीं है। आप अपने टाइम को कहाँ वेस्ट कर रहे हैं या इन्वेस्ट कर रहे हैं तय आपको करना है। देखिए कि इस बिजनेस को जब मैंने शुरुआत की थी तो मैंने पार्ट टाइम किया, और हो सकता है बलवान जी भी मेरे को पहले स्पोर्ट यूनिवर्सिटी तक नहीं जानते होंगे कि मैं बिजनेस कर रहा हूँ नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि मैं कंपनी में काम करता था। लोग ये समझते, इवन उनको नहीं, संजीव जी जो है जो लोग हैं उनको भी 2 साल बाद पता चला कि मैं उनका अप्लाई के बाद उनको ये पता था कि कंपनी का है। पहला डायरेक्ट सेलिंग का अपवाद है कि मैं स्टार भी बना तब पहली बार स्टेज पे आया, लेकिन पहले 4.5-5 साल तक मात्र में 1 से 1.5 घंटा एवरेज होता था, क्योंकि 12 घंटे 10 घंटे नौकरी करता था। उसके बाद में फोन पे लोगों को फोन पे ही काम करता था, उनको फोन पे ही समझाता था एक। और उस समय जिस समय कि जैसे कि आज तो हमारे पास बहुत सारे व्हाट्सएप, बहुत सारे साधन हो गए। जब समय रिलायंस आया था तो उस समय अपने पोस्ट ऑफिस का 26.5 पैसा लगता था। 26.5 पैसे का एक मिलता था, 1000-2000 का मैसेज के पैकेज
मैसेज की लिमिट होती थी कि आप 10 मैसेज से ज़्यादा नहीं भेज पाए, तो 36-27 पैसे में एक मैसेज का पैकेज मिला करता था। तो पैकेज आता रात भर के आज बेराइज मीटिंग है, आज गोंडा मीटिंग है, आज कैलकाटा मीटिंग है, तो उनकी लिस्ट बनाता था मैं, लिस्ट बना के लोगों को उस तरह से मैं मैसेज देता। आजकल जो मैसेज का इतना बाद में तो लगभग मैं 1 से 1.5 घंटा सुनता था 4.5 साल तक। इस तरह से हार्ड लोग कहते थे, कई लोग बोलते थे कि ये पागल है, बातें करता रहता, सोता नहीं, ऐसा होता नहीं। लेकिन जो भी आज लोग बोलते हैं, जिस समय पहली बार 2008 में मैंने 2007-8 में मैंने जब मकान लिया 55 लाख में, तब लोगों को पता चला कि पागल आदमी मकान कैसे ले जाएंगे। तो लोग कहेंगे, लेकिन आप देखो कि अपने टाइम को कहाँ आप वेस्ट कर रहे हैं या इन्वेस्ट कर रहे हैं। 4.5 साल तक मैं न कोई समाज में गया, न कुछ कहीं पे गया, न रिश्तेदारी में गया, कहीं कुछ नहीं गया। लेकिन जो लोग उस समय कहते हैं कि आता जाता नहीं, पागल है, ऐसा है, वही लोग आज उनकी कहते हैं कि माया तेरे नहीं नाम परचा परसों प्रसान है। अगर आपके पास पैसा नहीं तो परचा, थोड़ा बहुत है तो परसों, और है प्रसान। यानी कि ये सब चीजें अगर आप जिस दिन कामयाब हो जाओगे ना, उस दिन ये सारे लोग जो आप कह रहे हैं, जो आपको ताना मारते हैं, जो कुछ करते हैं, वो सारे लोग आपके साथ घूमेंगे और साथ में आपको सलाम करेंगे। आपको कुछ करके दिखाना है, लेकिन टाइम को वेस्ट नहीं करना, टाइम को इन्वेस्ट करना है, क्योंकि समय के पास कोई समय नहीं है। क्या है? समय के पास कोई समय नहीं है। मैं एक छोटी सी स्टोरी से मेरी बात को खत्म करता हूँ कि बात है सन 1980 के आसपास की, जब लोगों ने सुपरमैन, सुपर हीरो को सिर्फ कॉमिक्स में पढ़ा करते थे। चाचा चौधरी की बहुत सारी आपने कॉमिक्स में पढ़ी थी, जो पुराने जमाने के लोग, अब तो कॉमिक नहीं। उस जब सुपर हीरो को कॉमिक्स में पढ़ा करते थे, एक व्यक्ति के दिमाग में आया कि क्यों नहीं मैं ये कॉमिक्स में जो सुपरमैन, सुपर हीरो है, इसको मैं रियल में मूवी में लाऊं। जब उसने मूवी में लाने की सोची, तो उन्होंने बहुत सारे लोगों को ये किया है, इसकी शूटिंग कैसे होगी, स्क्रिप्ट लिखी, सारी सब चीज़ें तैयार की। तैयार करने के बाद यार इसका हीरो कौन होगा, उसके इंटरव्यू लिया, तो उन्होंने एक क्रिस्टोफर रीव का जो है कि इसको चुना, क्योंकि क्रिस्टोफर रीव की जो पर्सनालिटी थी, उसका जो बॉडी लैंग्वेज था, उसका जो एटीट्यूड था, वो ठीक उसी तरीके से सुपरमैन और सुपर हीरो की तरह से लग रहा था। तो उन्होंने क्या, पहली फिल्म रिलीज हुई सुपरमैन 1, उसके बाद सुपरमैन 2, उसके बाद सुपरमैन 3। जो सुपरमैन 3 हुई तो क्रिस्टोफर रीव का जो स्टारडम है पूरे विश्व में फैल गया। कई तरह के फोन फॉलोअर्स हो गए उसके, कई तरह के लोग उसको चाहने लगे। जब ये सब कुछ हो गया तो उन्होंने सोचा कि यार क्यों नहीं हम क्रिस्टोफर रीव का एक फिजिकल प्रोग्राम रखें। जब उन्होंने फिजिकल प्रोग्राम रखा तो एडवांस में टिकटें सारी बिक गई, लेकिन ठीक प्रोग्राम के 2 महीने पहले क्रिस्टोफर रीव का हॉर्स राइडिंग से एक एक्सीडेंट हो गया। जब उसका एक्सीडेंट हो गया, उस एक्सीडेंट में वो गिर गया, तो उसकी हालत ये हो गई कि गर्दन से नीचे का पूरा हिस्सा पैरालिसिस हो गया। जो आयोजक थे उनको बड़ी चिंता हुई कि अपने टिकट सारे बेच चुके हैं, पब्लिक चुके मारेंगे, ये क्या करेंगे, कैसे क्या करेंगे। तो ठीक 15 दिन पहले वो क्रिस्टोफर रीव के पास आए कि प्रोग्राम क्योंकि तैयारियां चल रही है कि क्रिस्टोफर रीव आएगा या नहीं आएगा, ये किसी को पता नहीं था। तो जब 15 दिन पहले लोग क्रिस्टोफर रीव के पास गए तो उन्होंने कहा कि मैं आऊँगा। उन्होंने क्या कहा? मैं आऊँगा, क्योंकि उसकी जो हालात थी इस तरीके से, क्योंकि इसको श्वास भी ले नहीं पा रहा था, ठीक इस तरीके से उसको पूरा ये था। लेकिन वो आया, प्रोग्राम हुआ। प्रोग्राम के दिन में उसको व्हील चेयर पे लाया गया, और व्हील चेयर पे जब लेके आया तो व्हील चेयर के ऊपर सिर्फ उसने 2.5 मिनट की स्पीच दी, 2.5 से 3 मिनट की स्पीच दी। और उस 2.5 से 3 मिनट की स्पीच का जो सार है, वो सार क्या है कि समस्याएं हमारी जिंदगी का हिस्सा है, समस्या को जिंदगी मत बनाओ। समस्या हमारी जिंदगी का हिस्सा है, समस्या को जिंदगी मत बनाओ। जिंदगी आपको हर रोड पे 2 ही मौके देती है, 2 ही रास्ते देती है, या तो लड़ो या फिर मैदान छोड़ के भागो। या तो लड़ो या फिर मैदान छोड़ के भागो। जब उसकी स्पीच खत्म हुई तो पूरा स्टेडियम के लोग जो है कि खड़े होकर स्टैंडिंग ओवेशन से खूब तालियां बजाई और
कहा कि ये वास्तव में फिल्मों का सुपरमैन सुपर हीरो नहीं, जिंदगी का वास्तव में सुपरमैन और सुपर हीरो है। ठीक इसी तरीके से आप सारे लोग आर्टिस्ट बिजनेस में आ गए हैं, आपके पास भी वही मौका है कि या तो लड़ो या फिर मैदान छोड़ के भागो। लड़ेंगे लड़ेंगे तो लड़ेंगे, आपको आपका डायमंड बनना तय है। यस, वो डायमंड। थैंक यू। मनोज दीक्षित आए और सर का थैंक्स करें। ओवर टू मनोज दीक्षित। जोरदार